Okay, so today we will do chapter 5, which is inventories. ठीक है. So inventories में पहले थोड़ी सी थ्योरी है, so bear with me, क्योंकि आज मैम ने क्लास में भी बोला था बड़े इंटरेस्टिंगली कि थ्योरी नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे. ठीक है, तो इसलिए विल स्टार्ट विद इन्वेंटरी एंड विल ट्राई कि एक आधा इन्वेंटरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर लें. एंड टिल द टाइम थ्योरी चल रही है मेरी कोई दिन शेयर नहीं होगी. ठीक है. सबसे पहले करंट एसेट्स क्या होते हैं. करंट एसेट्स हमारे होते हैं जो कि बेसिकली हमारे 12 मंथ के टाइम पीरियड में हम जिनका बेनिफिट यूज करने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज एसेट्स हमारे वो होते हैं जो हमारा मतलब जो हमको फ्यूचर बेनिफिट देते हैं. जो भी चीजें वो हमारी एसेट में कैटेगराइज होती है. तो करंट एसेट वो होते हैं जो हमारे नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अंदर हमारा बेनिफिट देंगे, जिनका यूज हम नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अंदर करेंगे. ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं. जैसे जिनको करंट हमें एसेट होते हैं. चुकाना है अगले 1 साल में. यस एब्सोल्युटली. सो जिनको नेक्स्ट 12 मंथ में हमने जो ऑब्लिगेशंस हमें अपनी पूरी कंप्लीट करनी है, मतलब पे ऑफ करनी है, वो सारी ओडी ऑब्लिगेशंस मेरी होती टाइप हैं. की चीज ना. करेक्ट, ट्रेड पेबल्स वगैरह या और भी कोई चीजें होंगी जो कि हमें पे करनी है, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज में होती है. ओके, सो इसी के उल्टी टर्म्स हो गई. एक तो करंट हो गई, एक हो गई नॉन करंट. ठीक है, तो नॉन करंट एसेट हो गए हमारे जिनका बेनिफिट हमें 12 मंथ्स के बियॉन्ड भी मिलने वाला है. ठीक है, तो जनरली उसमें ऐसे तरीके के फिक्स्ड एसेट टाइप के एसेट्स आ जाते हैं आपके. ठीक है, यस, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, फिक्सचर. बिकॉज हम लोग वो 12 महीने में तोड़ फोड़ के कहीं भागने नहीं वाले होते. एक बार लैपटॉप ले लिया तो 3-4 साल तो यूज करते ही करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो इसीलिए जिसका बेनिफिट हमें 4 इयर्स के बियॉन्ड, सॉरी 1 ईयर के बियॉन्ड मिलना होता है, वो हमारा नॉन करंट एसेट्स में आता है. ठीक है, सिमिलरली जो ऑब्लिगेशंस मेरी अब तो मेरी बियॉन्ड 12 मंथ्स जा रही होती हैं. ठीक है, वो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटीज हो जाती हैं. अब इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपका. बैंक लोन लिया है, उसका मतलब जो बैंक लोन है जब तक आप चुका नहीं दोगे तब तक वो आपका रहता है. ठीक है, तो वो जनरली नॉन करंट हो जाता है, क्योंकि अगर तो लास्ट 12 किस्तें रह गई हैं तब तो वो करंट लाइबिलिटीज में आप उसे खिसका सकते हो, राइट. लेकिन अगर लेट से 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का लोन अभी मेरे ऊपर पड़ा है, तो दोज आर माई नॉन करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, सिमिलरली जैसे डिबेंचर्स इशू किए आपने. ठीक है, अगले 15 साल तक आपने रिडीमेबल डिबेंचर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो अगले 15 साल तक आप इंटरेस्ट तो दोगे ही दोगे उनपे, प्लस साथ में आप उनको मतलब उनके ऊपर उनको रिटर्न भी करोगे 15 साल बाद, वैल्यू भी, राइट. रचिता, रिडीमेबल एक बारी ये बता सकते हो डिबेंचर्स क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल. हम्म. तो हमने ना एफएम की क्लास में एक पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए होता है कैश. ठीक है, वो कैश बेसिकली हमें फंड्स चाहिए होते हैं, राइट. अब उन फंड्स को हम कहाँ कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा डिफाइन करता है इन कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास 4 चीजें होती हैं: इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड बैंक लोन वगैरह अगर कुछ है तो आपका. ठीक है, ये 3-4 चीजें होती हैं. तो इक्विटी शेयर तो वो होता है जो कंपनी के ओनर्स होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो ओनर्स वाले राइट नहीं होते उनके पास, बट वो दे आर काइंड ऑफ शेयर्स ओनली, बट उनको जो डिविडेंड बोलूंगी मैं, प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो मिलना ही मिलना होता है. अगर आपने कमिट किया है कि दीज आर 10% प्रेफरेंस शेयर, तो वो मिलना ही मिलना होता है. सिमिलरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है तो कंपनीज डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं. ठीक है, अब डिबेंचर में क्या होता है, दे आर नॉट शेयर, उनके ऊपर उनका सिंपल सा होता है, दे आर डेट फंड काइंड ऑफ थिंग. ठीक है पूजा, तो जब एज अ इंडिविजुअल अगर मैं मान लो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हूँ, तो जनरली वो डेट फंड
इन इटसेल्फ वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो रिलायंस के डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहा होगा, वो टाटा के डिबेंचर्स में, मतलब कंपनीज की उसमें इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो ऐसे कंपनीज जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिकली डिबेंचर्स इशू कर देती है टू रेज फंड्स बेसिकली, ठीक है। वो फंड्स ताकि विद द हेल्प ऑफ दोज फंड्स वो एसेट खरीद पाए और उन एसेट्स का यूज करके वो सेल परचेज ये सब चीजें कर पाए, ठीक यार है। सॉरी, मेरे को थोड़ा अब एक मैं यहाँ बारी पे फिर पूछ क्लैरिफिकेशन चाहिए यहाँ पे। हाँ जी। प्रकाश, हाँ सॉरी, पहले आप बोलो। ये मुझे जो पता है डिबेंचर्स एक तो फॉर्म ऑफ डेट होता है, मतलब एज गुड एज लोन होता है। लोन में हम प्रिंसिपल भी चुकाते हैं और डिबेंचर में प्रिंसिपल हम लास्ट में चुकाते हैं। बट कंपनीज कमर्शियल पेपर बॉन्ड ये सब भी इशू करती हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या रहता है? क्योंकि ये सारा है तो पैसा उधार लेने का ही मैकेनिज्म ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। उसमें भी करेक्ट। फिर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और वो सब चीजें, मतलब ये मैंने पीछे पढ़ा था तो थोड़ा सा इशू था, क्योंकि किस कंपनी को कैसे वैल्यू करें, तब ये देखते हैं कि इसके पास कैसा डेट है। अभी जब हम रेशियोज भी कर रहे होंगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा, बट प्रकाश जी आपका क्वेश्चन यही है ना कि ये 3-4 टाइप के आपने बोले, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये टर्म क्या है दोनों, हाँ। एंड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ये क्या है, ये मैं कवर कर लूंगी। पूजा आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ यार, तो जैसे मेरे पास ऐसे ब्रिटानिया के 10 शेयर थे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले 1 डिबेंचर पर शेयर इशू किया था, ठीक है। तो अब मेरे उस पे दिखता है 10 डिबेंचर्स मुझे इशूड है, ठीक है। और अगर उस टाइम पे 3,000 रुपए का शेयर था तो कुछ 300 रुपए का डिबेंचर, कुछ उन्होंने बोला था 1:10 की रेशो में इशू हुए हैं, ठीक है। अब मैंने शेयर सेल कर दिया पर मेरे उस पे वो डिबेंचर्स दिखता है अभी भी। तो आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स। मतलब डेट ओके, फंड तो उन्होंने मेरे से तो आपका कुछ लिया नहीं है, डिवेंचर मुझे तो ही है। हाँ इशू लिया किया है नहीं तो उन्होंने। नहीं, तो कई बार क्या करती है कंपनी, डिविडेंड देने के तरीके अपने चेंज कर लेती है, ठीक है। राइट। तो उन मतलब ब्रिटानिया ने आपको डिविडेंड ना देने की बजाय डिबेंचर्स इशू कर दिए होंगे, हाँ। ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि, क्योंकि आई हैव नॉट रेड कि ब्रिटानिया ने क्या किया कैसे किया, तो आ गया वो आप याद मुझे, मार्केट में मैं बता सेल देता कैसे हूँ। करोगे या कैसे करोगे। बट बेसिक जो डिफरेंस होता है ना, शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास कंपनी की ओनरशिप होती है, हम्म। ठीक है। और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं दे आर लाइक, जैसे प्रकाश जी ने बोला, दे आर लाइक एनी अदर लेंडर, ठीक है, हम्म। जिनको आपने पैसा देना ही देना होता है। तो क्या होता है, डिबेंचर, किसी कंपनी के डिबेंचर होने लेने का मतलब एक ये भी डिफरेंस होता है कि कल को वो कंपनी अगर आपकी फॉर एग्जांपल लिक्विडेट इंसॉल्वेंट हो होती है। गई, हाँ। लिक्विडेट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई आपकी कंपनी, इंसॉल्वेंसी में चली गई, तो डिबेंचर होल्डर्स को सबसे, मतलब ऑफ कोर्स पहले क्रेडिटर्स वगैरह ऐसे पूरी लाइन बनी हुई है कि पहले इन इन लोगों को सबसे पहले तो सरकार का हक होता है। सरकार आती है, बोलते हैं मेरे को तो पहले, सबसे पहले तो भैया तुम टैक्स चुका दो, ठीक है। तो मान लो मेरे पास मेरे सारे एसेट्स लिक्विडेट करने के बाद मेरी कंपनी के, भगवान ना करे मेरी कंपनी के साथ ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो 10,000 रुपीज लेट से मेरे सारे एसेट्स लिक्विडेट करने के बाद मेरे पास बचता है इंक्लूडिंग कैश। तो अब सबसे पहले सरकार को कहेगी मेरे टैक्सेस पे करो जी। तो मान लो मैंने 1,000 रुपए सरकार को देने थे टैक्सेस के उसमें, तो सबसे पहले वो अपना कट रख के साइड हो जाएंगे, कहेंगे अब दो जी, नेक्स्ट नंबर आप आपका लगेगा कि आप दोगे सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। तो जितने भी हम्म। लोन सिक्योर्ड होते हैं हमारे, वो एट द टाइम ऑफ इशू आपको क्लैरिटी दी जाती है कि भाई आपका जो ये लोन है वो सिक्योर्ड लोन है कि अनसिक्योर्ड लोन है। तो सिक्योर्ड लोन्स आपके हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि बैंक वाला आके कहेगा, अगर आपने उसको कोई सिक्योरिटी वगैरह दे रखी है, तो वो अपना आके हक मांग के चला जाएगा, भैया ये तो पहले हमें दे दो, आपके पास जो अब 10,000 में से 9,000 बचे हैं, पहले तो आप हमारे 5,000 दे के छुट्टी करो, ठीक है। तो वो पांच ठीक हजार है। वो ले गया, अब मेरे पास कितने रह गए, 4,000 रह गए, ठीक है। अब जनरली डिबेंचर्स का नंबर फिर आता है कि भाई और डिबेंचर्स आपके सिक्योर्ड डिबेंचर्स में भी खड़े हो सकते हैं।
बट जो मुझे याद है यार, ये मैंने अभी रिसेंटली में पढ़ा नहीं है, पर जो मुझे याद है फिर डिबेंचर होल्डर्स का नंबर रहता है कि उनको पहले पैसा मिले। ठीक है, तो मैं मान लो कुछ आप, बोलूं यहाँ पे, हाँ जी, नए वाला जो कोड है उसमें ऑर्डर है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी पहले में भी कोड। ऑर्डर होता था, बट मैं वही हाँ, कह रही हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है ना, वो ऑर्डर मुझे और याद नहीं है। गवर्नमेंट जो है अब उसमें सबसे पहले नहीं है, अब सबसे पहले होते फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसमें भी जो सिक्योर्ड वाले हैं वो सबसे आगे। और अगर कम पड़ता है पैसा तो प्रपोर्शनेट लेंगे, पर फाइनेंशियल लेंगे पहले, उनसे हाँ, बचेगा तो फिर ऑपरेशनल्स को मिलेगा। तो ऑपरेशनल में वेंडर और क्या बोलते हैं एम्प्लॉइज, ये दोनों आते हैं। तो जो कि अभी आपको सुनने को मिला होगा ये जेट एयरवेज के साथ में, वो रिवाइवल इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एम्प्लॉइज के पीएफ के पैसे जेट एयरवेज ने जमा नहीं किए थे टाइम पर। तो उस चीज के चलते बार बार वो अटक रहा था। और सेम कहानी ये गो फर्स्ट के साथ भी हुई है। तो आई थिंक ऐसे सबसे सबसे पहले तो यस, स्टार्ट, कोई भी पेमेंट है स्टैट्यूटरी पेमेंट्स रहती है वही जाती है ना। ये स्टैट्यूटरी मुझे तो दोबारा मेरे क्रॉस टैक्सेस थे करना इसलिए मैंने, पड़ेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सुनिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन सबसे पहले जा रहा है कौन सबसे बाद में जा रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर फॉर पूजा, फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन ऑर्डर। ठीक है, एंड उस ऑर्डर में डिबेंचर होल्डर्स का हक पहले आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हक पहले आएगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। ठीक यस, है, तो कल ठीक को है। अगर कंपनी की सारी लाइबिलिटीज चुकाते चुकाते मेरे पास 0 रुपए बचता है ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर को 0 रुपए मिलता है। ठीक है, तो मेरे को बेसिक समझ आ गया कि डिबेंचर मींस डेट फंड। ठीक है, अब अगर आप ये बता दो, मतलब प्रकाश आई थिंक आपको पता है वो ब्रिटानिया वाला जो आप बोल रहे हो, कि हाँ मैं व्हाट बता डज इट देता हूँ मीन उसमें, फॉर अ कंपनी टू इशू डिबेंचर्स एज फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, वो जो रचना मैं ने बता बोला कि देता हूँ। डिविडेंड्स की तरह इशू किया है। इसमें क्या किया ब्रिटानिया ने कि आज की डेट में कैश आउटफ्लो करने की बजाय डिविडेंड की लायबिलिटी को डेफर्ड कर दिया और प्रॉमिस टू पे करके आगे कर दिया कि आप डिबेंचर ले लो, और ये आपका लिस्टेड भी है क्योंकि इसीलिए वो आपको नजर आ रहा है वहां पर क्या बोलते हैं इसमें डीमेट में, मतलब आपने शेयर हम्म। बेच दिए बट वो, तो अब आप उसको भी सेल कर सकते हो। तो जो उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू होगी ड्यू अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट के हिसाब से वो फ्लक्चुएट होता रहता है। जो बॉन्ड यील्ड हमें पढ़ाई थी एफएम में, हालांकि मैंने वो अटेंड नहीं किया था क्लास, मैं बोल नहीं सकता कितना डीप में पढ़ा है, बट वो मार्केट के प्रेवलेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू डिफर हो जाती हैं, कूपन रेट प्लस फेस वैल्यू समझ गई। और मार्केट। तो हाँ, आपकी वो लाइन मुझे समझ आ गई कि उन्होंने अपना डेट फंड आगे डेफर कर दिया, मतलब डेलीगेट कर हाँ दिया। डिविडेंड जो देना था ना हाँ, तो वो उन्होंने आगे डेफर्ड कर दिया, और कंपनियां ऐसा कर लेती हैं। समझ गई। इवन तो यहाँ तक भी कर लेती है क्योंकि प्रमोटर सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है कंपनी में, तो कंपनी के पास कैश नहीं होता है तब भी कंपनी डिविडेंड बांट देती है। ऐसा कई कंपनियां करती हैं, फॉर एग्जांपल एल बुक्स पे कैश ही नहीं है, डिविडेंड बांटने के लिए लोन लेकर के आ गए क्योंकि प्रमोटर को पैसे चाहिए। अच्छा, ओके ओके, गॉट जब इट। वो रेजोल्यूशन जाएगा बोर्ड में तो उसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं तो वोटिंग उसके फेवर में आ जाएगी। तो ठीक है उधार लेके आओ बट मेरे को अपनी लड़की की शादी करनी है तो डिविडेंड चाहिए कंपनी में से, तो आता है निकल के। हाँ, ओके ओके। ठीक है, तो आ जाए मुद्दे पे वापस। हाँ जी। सॉरी। ठीक है, सो ये सब आप, वैसे थैंक यू प्रकाश जी, बिकॉज ये काफी अच्छा आपने इंसाइट दिया सबको। तो मतलब ये मेरा सब ये नॉन वाला भी करंट, एकेडमिक्स वाला ठीक नहीं है। कोई बात। सो ये सब है आपका, जो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज थी, तो जो हमने अब डिस्कस कर लिया। बट ठीक है, थोड़ा सा एफएम में घुस गए, बट वो था नहीं घुसने का वहां पे। बट ठीक है, अब चलते हैं हम इन्वेंट्री की तरफ। तो इन्वेंट्रीज हमारी कितने टाइप की होती है? एक तो पहली बात, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की इन्वेंट्री जनरली अलग तरीके से होती है, ट्रेडिंग कंपनीज की अलग तरीके से होती है, थोड़ा सा नाम में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री की जब हम बात करते हैं तो इन्वेंट्रीज हमारी एसेट होती है। ठीक है, अब वो एसेट क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उसका हम बेनिफिट नेक्स्ट
मतलब कुछ टाइम पीरियड में यूटिलाइज करेंगे, जब उसे बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो वो हमारा बेनिफिट है, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज को इसलिए हम सबसे पहली क्लैरिटी तो यही है कि उसे एज एन एसेट हम मतलब यूटिलाइज करते हैं। देन एक उसके एग्जांपल बाद देना इन्वेंट्री का। मैं थोड़ा सा शर्ट्स आगे बढ़ूं अगर तो क्लियर ठीक है, होती जाएंगी चीजें, ठीक है, ठीक ठीक है। है। हम्म, ओके, तो अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग उसमें हम एग्जांपल लेते हैं, तो इन्वेंट्री में आपके 3 टाइप होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। एक तो होता है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर इंडियन ऑयल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए उसका रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल, ठीक है। वो क्रूड ऑयल परचेज करेगी एंड देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगी वो, एंड देन इवेंचुअली वो पेट्रोल बेचेगी, राइट। पेट्रोल एंड अदर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इतने सारे निकल के आते हैं, तो वो उसको सेल करेगी। तो ये तो हो गया मेरा मतलब रॉ मटेरियल का एग्जांपल। प्रकाश जी शर्ट बोल रहे थे, तो अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शर्ट्स बनाती है, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा उसका फैब्रिक, ठीक है। तो जितने भी टाइप के फैब्रिक मैंने अपने इन्वेंट्री में रखे हुए होंगे, वो सारे मेरे रॉ मटेरियल हैं। रॉ मटेरियल किस लिए है, क्योंकि मेरी कंपनी शर्ट्स बना के बेचती है, ठीक है। तो शर्ट्स बनाएगी, तो अभी जब तक कपड़े की फॉर्म में है वो मेरा रॉ मटेरियल है, ठीक है। देन आपकी नेक्स्ट टाइप की इन्वेंट्री होती है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि अब जैसे मेरी हमने पास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि ये पीरियोडिसिटी एक करके चीज होती है कि हम एवरी 1 ईयर पे हम अपने अकाउंट्स फाइनल करके ये वो ऑडिटर्स को दिखा के और पब्लिकली, अगर मेरी लिस्टेड कंपनी है तो हम पब्लिकली पब्लिश करते हैं, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी बस ऑडिटर से साइन वाइन करा के अपने पास बही खाते बना के रखते हैं, ठीक है। तो जैसे इंडिया में जनरली फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है 1 टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को अगर मेरी शर्ट बनाने की ही कंपनी है, ठीक है, तो कुछ तो होगा जो मेरा रॉ मटेरियल में पड़ा होगा, राइट, जो अभी मैंने इशू भी नहीं किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग उसमें यूनिट में इशू भी नहीं किया है। कुछ जो होगा वो मैंने इशू कर दिया होगा, ठीक है। और वो मेरी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जैसे कटिंग, स्टिचिंग एंड देन और कोई और स्टेज होती है पैकिंग लेट से। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस होती है मेरी मैन्युफैक्चरिंग की। तो उन स्टेजेस में कहीं ना कहीं मेरे इन्वेंट्री पड़ी होगी। कुछ मेरी जो शर्ट्स हैं वो अभी कटिंग स्टेज पे पड़ी होंगी, कुछ जो है वो मेरी स्टिचिंग स्टेज पे आ चुकी होंगी, और कुछ जो है वो मेरी सब कुछ बन बुना गया है, बटन बटन सब लग गए हैं उस पे, अब बस वो पैक होने की उस स्टेज पे रखी होंगी। और तो ये हो जाता है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अभी जब भी पैक नहीं हुई है, ठीक है, जब तक वो पैक नहीं हुई है तब तक वो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो आपका जो अब ये 3 जो इन्वेंट्री है इसकी आप कॉस्ट कैसे निकालते हो, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में 3 टाइप की इन्वेंट्री मैंने बोल दी कि एक कटिंग स्टेज पे पड़ी है, एक स्टिचिंग स्टेज पे पड़ी है, और एक स्टिचिंग से पहले पैक होने के लिए बस रखी है अभी लेकिन पैक नहीं हुई है, ठीक है। तो आपकी कटिंग प्रोसेस में जैसे आपका जितनी भी लेबर कॉस्ट वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अगर लेट से मशीनों से बड़े बड़े वो जत्थे कट रहे हैं, बिल्कुल 1000 शर्ट से एक बार में कट जाती हैं, तो मशीन कॉस्ट और वो उसके हिसाब से जितनी उस प्रोसेस कटिंग प्रोसेस की कॉस्ट होगी वो भी आप फैब्रिक की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। फैब्रिक की मतलब उस इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए कि ये मेरी कटिंग स्टेज की इन्वेंट्री होगी। फिर उसके बाद आपने स्टिचिंग स्टेज पे जितना आपके पास रखी होंगी, तो उसमें फिर आप क्या करोगे, धागे की, बटन्स की, इन सब चीजों की कॉस्ट भी ऐड कर लोगे उनकी लेबर कॉस्ट के साथ साथ जो कटिंग स्टिचिंग में लगती है मेरी, ठीक है। देन मेरा थर्ड जो होगा कि अब मेरी स्टिचिंग भी हो गई है, अब वो ऑलमोस्ट फिनिश गुड है लेकिन अभी वो पैकिंग नहीं हुई है उसकी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मतलब उसको कटिंग और स्टिचिंग दोनों लगा लिया आपने, ठीक है, लेकिन पैकिंग कॉस्ट अभी उसमें लगी नहीं,
ठीक है। तो कटिंग स्टिचिंग के पूरे पूरे प्रोसेसेस की कॉस्ट लग गई अपार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल की कॉस्ट, बट पैकिंग की कॉस्ट अभी उस पर नहीं लगी, तो वो आपको उस स्टेज पे इन्वेंट्री पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे वर्क इन प्रोग्रेस के एग्जांपल, और रॉ मटेरियल का एग्जांपल भी दे दिया। लास्ट एग्जांपल देते हैं, वो है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। अब फिनिश्ड गुड में क्या होगा कि मैंने मटेरियल पैक करके रखा हुआ है, नाउ इट कैन गो फॉर सेल एनी टाइम आई रिसीव एन ऑर्डर, ठीक है। अब उस फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? जैसे हमने कटिंग स्टिचिंग पैकिंग में मतलब निकाला कि अब पैकिंग मटेरियल की भी कॉस्ट आप उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। और आपकी जो फाइनल मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसे बोलते हैं, वो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेसिकली वो फिनिश्ड गुड्स की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो उस कॉस्ट पे आप उसकी इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो। यहाँ ये इतने टाइप की इन्वेंट्रीज में आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है? नहीं। 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 ठीक है, कूल। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल। व्हाट इफ मेरी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंपनी में क्या होता है? ट्रेडिंग कंपनी में जनरली एक मैन्युफैक्चरर से आप गुड्स लेते हो या होलसेलर से आप गुड्स लेते हो और आगे निकाल देते हो उसको, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंपनी में आपका जनरली फिनिश्ड गुड ही उसी शेप एंड फॉर्म में होता है, बस उसको आप हो सकता है वो होलसेल पैकेट में आया होगा, और आपकी क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी है तो आपने तेल का या घी का मान लो 50 किलो का टिन मंगाया था, ठीक है। अब आपने उसको 1-1 किलो के या आधा-आधा किलो के 50 डिब्बों मतलब सॉरी 50 किलो मंगाया तो 1-1 किलो के 50 डिब्बों में आपने उसको भर दिया और आप उसे ट्रेड कर दोगे, राइट। या फिर आप एज इज 1-1 किलो के डब्बे आए और सीधा आगे निकाल दो, राइट। तो इस केस में मतलब स्टॉक इन ट्रेड में जनरली आपका ऑलमोस्ट फिनिश्ड गुड स्टेज पे होता है। तो पहले वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, वो थोड़ा सा ट्रेडिंग से ऑफ हो गया क्योंकि उसमें भी आपने एक स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग कर ली कि आपका वो पैकिंग मटेरियल लगेगा 1-1 किलो के डिब्बे वाला, और अदरवाइज आपका वो मतलब 50 किलो की टीन में रखा है वो जो घी का आया, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो यही बिजनेस होते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं, डिपेंड्स कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा टी बनाती हूँ, ठीक है। आई डोंट वांट टू सेल खुली टी टू माय डिस्ट्रीब्यूटर्स कि उसमें वो क्वालिटी वॉलिटी का कुछ भी चेंज कर दे और ऐसे कुछ कर दे, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को भी 1-1 किलो 250 ग्राम आधा किलो जो भी मेरा रनिंग पैक चलता है मैं सीधा वो पैक में ही पास ऑन करूंगी उसको आगे, ओके। ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड। अब वॉल्वो है, वॉल्वो का डिस्ट्रीब्यूटर है अगर, ठीक है, तो उसे पूरी वॉल्वो फिनिश्ड गाड़ी मिलेगी, राइट, और वो बस एज इज अपने कस्टमर्स को आगे फरोल देगा, करेक्ट। तो ट्रेडिंग कम मतलब इट डिपेंड्स कि आपकी किस हिसाब की। अब घी वाला ये जो मैंने एग्जांपल दे दिया ना, ये मैं नॉन ब्रांडेड चीज की बात कर रही थी, ठीक है। जनरली ब्रांडेड वाली जो कंपनीज होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि उनकी उसके साथ जरा सी भी छेड़छाड़ हो, अनलेस और अनटिल वो उन्हीं का ही एक तरीके से काइंड ऑफ वेंडर है जिसको एक एडिशनल प्रोसेस आपने मतलब थमा दिया है, और वो सारे प्रोसेस फॉलो करता है, वो सारी वो फॉलो करता है जो आप चाहते हैं कि फिनिश्ड गुड सेल होने से पहले फॉलो किया जाए, ठीक है। तो एक वाइट तरीके से वो लेबलिंग। आपकी की उसकी एक्सटेंडेड वो हो गई। नहीं। अदरवाइज वाइट ब्रांडेड लेबलिंग वाले, वाला। हाँ व्हाइट लेबलिंग कह लो उसको। तो अदरवाइज लेकिन वो तैयार मतलब वो करते नहीं है ब्रांडेड वाले, वो जनरली वो देंगे सीधा फिनिश दे डिस्ट्रीब्यूटर को जो मिलता है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो जनरली आपका फिनिश्ड गुड ही मिलता है उसको। एक चीज तो बताओ, हाँ ये जी, जो आप वैसे इन्वेंट्री की कैटेगराइजेशन कर रहे हो, इनका हाँ बेसिस सिर्फ ये है ना कि हर स्टेज पे कॉस्ट अलग अलग लग रही है, या और भी कोई करेक्ट, बेसिस है? यस यस, यही सबसे इम्पोर्टेंट ओके। बेस है क्योंकि इस पे कॉस्ट अलग अलग चढ़ती जा रही है, तो हम्म। इसीलिए हम इसको डिफरेंटली कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो खुश हो जाना, नहीं आए तो एक नॉलेज मिल गई, वैसे खुश रहेंगे हम लोग, ठीक है। हम्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैचिंग इन्वेंट्री कॉस्ट्स विद रेवेन्यूज, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आप आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है
वो आपकी इन मतलब अब इसमें मैं फिनिश गुड वाली इन्वेंट्री की बात करूँ कि वो मेरी रेवेन्यू से मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, हमने आज ही सीखा है वैसे तो क्लास में भी, कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, माइनस मेरी एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री का दूसरा नाम होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या हुआ कि मेरी जो ओपनिंग में इन्वेंट्री पड़ी थी प्लस अगर मैंने कुछ और फर्दर परचेजेस की हैं, ठीक है, तो वो सारी मेरी अवेलेबल फॉर सेल है। अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, राइट, जो भी मैंने मेरा ओपनिंग में स्टॉक रखा यस है और जो मैंने न्यू परचेजेस करी हैं वो सारे मेरा अवेलेबल फॉर सेल है, राइट। ट्रू, तो जो हमने आज जी हाँ, वो कोल्ड तो ड्रिंक की उसको सॉफ्ट हम ड्रिंक की बॉटल्स वाली बात पड़ी थी। करेक्ट एब्सोल्युटली, तो बॉटल्स वाले एग्जांपल पे याद है अगर, तो 1000 का मेरा ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ था एंड फिर हमने 3 परचेजेस करी थी ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। तो वो जितनी भी मैंने परचेजेस करी प्लस मेरा जो ओपनिंग स्टॉक रखा है वो सारा का सारा मेरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्योंकि मैंने सिंपली बस क्या करना है, बड़, बड़ी कंपनी से गुड लेके आगे पास ऑन करना है। मतलब इफ आई एम ए यार होलसेलर, बेस ओपनिंग स्टॉक में से जो सेल हो गया होगा, राइट, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, तो नहीं, उसके बाद जो बचेगा ओपनिंग वही तो स्टॉक में अवेलेबल से फॉर सेल हुआ। नहीं, सो ओपनिंग स्टॉक का जब मतलब कर रहे होते हैं ना हम, तो हम्म बैलेंस शीट क्या होती है, वो ना आपकी एज ऑन डेट होती है। एक पर्टिकुलर डेट पे आप उसे क्लोज कर रहे हो तो एज ऑन डेट। जैसे ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस होगा फॉर द ईयर, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है और बैलेंस शीट जब भी आप बना रहे होते हैं ना वो एज ऑन डेट होती है। और ठीक है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि इन्वेंट्री इज लाइक योर एसेट, राइट, हम्म एंड एसेट है तो वो बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक राइट। है। तो जिस डेट की मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ ना, उस डेट पे मेरे पास कितना स्टॉक रखा था, ठीक है, दैट इज माई इन्वेंट्री। और वो उस डेट का वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट पीरियड शुरू कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को मेरे पास 1000 शर्ट्स बनी रखी थी, तो वो मेरी इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन जब मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 में एंटर करूंगी, लेट्स से, ठीक है, तब मेरे लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, ठीक है। समझ क्योंकि गई। एज ऑन डेट यानी 31 मार्च 2024 को मेरे पास 1000 शर्ट का स्टॉक था। ये मैंने ऑडिटर से भी वेरीफाई करा के सबको बताया है कि मेरे पास ये इतना स्टॉक है, ठीक है। और ऑडिटर हम्म ने भी ठप्पा लगाया कि जी बिल्कुल आपके पास ये स्टॉक है, हम्म ठीक है। तो लेकिन वो क्या है कि आपका जब नेक्स्ट डे आपका न्यू अकाउंट खुलता है, न्यू ओपनिंग होती है, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बनता है, ठीक है। तो ठीक वो है। अभी मेरे लिए अवेलेबल फॉर सेल है, वो अभी मेरे पास, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुआ फिर, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो सॉरी, ये किसका फॉर्मूला बोला? कॉस्ट ऑफ गुड गुड सोल्ड। सोल्ड का, हाँ, गुड जिसको सोल्ड का। ऑल्टरनेटिवली मैंने ऐसे भी बोला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस कोई क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो भी मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यार आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इनको एक ही बोल रहे हो? नहीं, दे आर डिफरेंट ना। नहीं अलग है। हाँ। अच्छा, तो दोनों में ओपनिंग स्टॉक है? एक बार नहीं, दोनों का मैं फॉर्मूला करता हूँ थोड़ा रिपीट कर इजी दो करने। प्लीज। हाँ, एक बार मैं लिख मैं रही हूँ साथ साथ। हाँ, मैं वही मैंने सोचा कि वो लिखना मैं ही कर देता हूँ आपके लिए, हाँ। थोड़ा सा शायद मुश्किल हो रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑल्सो नोन एज कॉग्स, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस एंडिंग इन्वेंटरी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को
मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और एंडिंग इन्वेंट्री को मैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकती हूँ। ठीक है जी। एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल है ये, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, ये इतना पार्ट ये है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, और माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री का दूसरा नाम है क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस ओपनिंग स्टॉक का पार्ट ही नहीं होंगे? नहीं, नहीं, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग का अब पिछले प्रीसीडिंग सेम ईयर से एग्जाम्पल आया। लेते हैं, 31st। मैं करता हूँ, थोड़ा इजी कर देता हूँ। कोई कंपनी चल रही है एक्सेप्ट पहले साल को छोड़ करके गोइंग कंसर्न में, तो यूजुअली आई डोंट नो किस बिजनेस में ऐसा तो होता होगा, हमेशा पीछे का कुछ ना कुछ सामान बचा हुआ होता है बेचने के लिए। वो हो गया ओपनिंग स्टॉक। यस, वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा हाँ एज ऑन डेट, मतलब एज ऑन डेट हाँ। रचिता ने जैसे बताया। बट हम्म जितनी मतलब एनुअल रिपोर्ट्स मैंने देखी है क्वार्टरली, वो होती 31 मार्च पे ही है। मतलब कोई ठीक है ऐसा नहीं देखा कि 15 अप्रैल पे देख लो मैंने अभी ठीक तक है तो। ठीक है। तो पिछले जो बच गया वो पिछली बैलेंस शीट के लिए तो होगा क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी वो सामान। और इस वाली मतलब जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है उसके लिए होगा वही सामान ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। और जो परचेजेस होती हैं वो यूजुअली ओपनिंग स्टॉक के बाद होगी परचेज। एग्जैक्टली मतलब लेकिन होंगी तो हाँ, उन्हीं में से ना। अगर 1000 नहीं, शर्ट्स बची हुई हैं तो वो शर्ट्स की ही तो परचेज सबसेट होगी, कुछ जैसे 500 बिक गई उसमें परचेज से। का मतलब क्या होता है पूजा, परचेज। कि हम परचेज कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री के लिए। अब मैं इस अच्छा एग्जांपल को अच्छा और अच्छा, इलैबोरेट करूं। समझ गई। ठीक है। अच्छा रचिता, आप करेक्ट कर देना, जितना मैंने बताया उसमें कोई मतलब नहीं, फॉल्ट या उसमें वो कुछ रहे। भी नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल मैं ठीक है। समझ गई। हाँ जी। ठीक है, अगर आप समझ गए तो मान लो मेरे पास 15 अप्रैल तक मुझे 15 अप्रैल तक मेरे पास ऑर्डर आ गया 5,000 शर्ट्स को वो करने के लिए। हम्म ठीक है, 5,000 शर्ट सेल करने हैं, मेरे पास कितनी बचे हैं यहाँ ओपनिंग स्टॉक में? 1,000। तो मुझे परचेज कितनी और करनी पड़ेगी? और 4000। फटाफट अपने बंदे को ऑर्डर दूंगी, भाई 4,000 शर्ट ऑर्डर दे यार। हम्म ठीक है, तो ये हो गई मेरी परचेजेस। अब मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल कितनी शर्ट्स हो गई? 5,000। 5000। हम्म, ठीक है, तो 15 जब आएगी मैं 5,000 शर्ट सेल कर पाऊंगी, क्योंकि ये मेरी अब शर्ट्स अवेलेबल फॉर सेल है। तो क्या समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इज मेरी, मतलब ओपनिंग स्टॉक में जो भी कॉस्ट लगी और परचेजेस में जो भी कॉस्ट लगी, उन दोनों की दो समझ गई कॉस्ट को मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगी। समझ गई। ठीक है, तो देन आपका ये हो गया 5,000। फिर अब अगर हमें ये सब समझ में आ गया है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो गया, ये वो ओवरऑल बड़ी वाली चीज हो गई। उसमें आपका, अगर मेरी कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री है, समझो कि मैंने 4,000 की बजाय 4,500 शर्ट्स ऑर्डर की थी, तो मेरे पास 5,500 शर्ट्स थी। ठीक है, यस। 1,000 प्लस 4,500 जो मैंने न्यू ऑर्डर करी। ठीक है, तो मेरे पास वो 5,500 हो गई। अब हम्म अब अगर जब मैंने बेची 15 को 5,000 है, तो मेरे पास 500 का स्टॉक बचा रहेगा। हाँ जी। ठीक है, तो मान लो इस बीच ड्यूरिंग द मंथ कोई सेल नहीं हुई, तो 30th of April को जब मैं अपनी मंथली बुक्स क्लोज कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक में कितनी शर्ट्स रह गई? 500 500। शर्ट्स। ठीक है, हम्म तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई? ओपनिंग प्लस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। माइनस क्लोजिंग। सो दैट्स माय कॉग्स। ठीक है, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमने टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री भी पढ़ी है वगैरह, कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेंट्री दे दें आपको, और तो फिर आपको क्वेश्चन ऐसा मत सोचना कि यार ये तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, क्योंकि फिर आपने उस पर्टिकुलर जिस स्टेज पे वो पढ़ी है, जैसे हमने जो शर्ट वाले एग्जांपल में कटिंग स्टिचिंग और ये वाली स्टेज बताई थी, तो आपने बस क्या करना है, आरएम प्लस प्रोसेस में जितनी कॉस्ट उन्होंने आपको बताई है वो कॉस्ट ऐड करनी है, तो वो उसकी इन्वेंट्री स्टेज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है,
तो स्टिचिंग मान लो कटिंग से नेक्स्ट स्टेप होता है, तो कटिंग तक की कॉस्ट प्लस स्टिचिंग प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, ठीक है। अब ठीक। इसके अलावा हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। तो गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है कि मैंने 5000 शर्ट्स जो बेची हैं वो मेरे को डिलीवर करनी है। मान लो मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मुझे लखनऊ में डिलीवर करनी है, ठीक है। अगर मुझे लखनऊ में डिलीवर करनी है और लखनऊ वाले बंदे ने बोला भाई साहब जब तक शर्ट्स मेरे पास नहीं आ रही मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो जब मेरी चौखट पे शर्ट्स आ जाएंगी मैं तो तभी जिम्मेवारी लूंगा, ठीक है। तो ऐसे में जब ओनरशिप जब तक आपके पास ही है, ऑल्दो वो ट्रांजिट में है, लेकिन 31st को जब आप अपनी बुक्स क्लोज कर रहे थे, ठीक है, 31st को, तब वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में कहीं पे थे, ठीक है। और लखनऊ वाले ने क्लियरली बोला है कि जब तक मेरी चौखट पे नहीं आ जाएगी मेरी ओनरशिप नहीं है सर, आपकी है। गुड्स को रास्ते में कुछ भी हो जाता है आपकी वो है, मेरी नहीं है। मैं पैसे तभी दूंगा जब वो मेरे पास आके होगी और मैं, ठीक है। तो अब जो ये ट्रांजिट में है तो ये भी हमारी इन्वेंट्री होती है, इसको हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि इसकी ओनरशिप हमारी है। कल को इसमें कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, मान लो चोरी हो जाए या ट्रक गिर जाए, होते हैं ना ट्रक के एक्सीडेंट, देखते हैं हम रास्ते में कई बार, कितनी बार देखते हैं, ठीक है। तो उसमें जो इन्वेंट्री है उस पे जो भी नुकसान हो रहा है वो क्योंकि ओनर का है, जब तक वो डिलीवर नहीं हो रही लखनऊ तो तब तक वो हमारी बुक्स में दिखता है। स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं या फिर गुड्स इन ट्रेड, दोनों बट ये टर्म गुड्स सेम। इन ट्रांजिट वही है जो हम आगे भेज रहे हैं, जो हमारे आ रहे हैं तो वो भी गुड्स इन ट्रांजिट। हाँ, वो तो उस पे हमारे आ रहे हैं तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे रूल हो रहे होंगे कि हमने अपने वेंडर के साथ किस तरीके की शर्तें रखी हैं। अगर मान लो हमने अपने वेंडर के साथ ये बोला है कि डियर वेंडर आपके यहाँ से निकलते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है, तब तो वो फिर मेरे रॉ मटेरियल या मेरा जो भी फिनिश्ड गुड है, जो भी मैं ट्रेडिंग कंपनी उसमें आ में देती हूँ जाएगा। वो मेरी उसमें ही बुक्स में ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने अपने वेंडर को भी आगे ये बोला हुआ है कि डियर वेंडर जब तक आपका फैब्रिक कुछ तक पहुंच नहीं रहा है तब तक मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कोई पैसे नहीं देने वाला, ठीक है। तो जब तक आपने फिर रिसीव नहीं किया आपकी इन्वेंट्री में नहीं आएगी वो, और कहीं भी ठीक नहीं है। आएगी, नहीं उसकी में आएगी, फिर वो उसकी बुक्स उसकी में में आएगी, आएगी, हमारी कहीं भी नहीं आएगी। हमारे में कहीं पे भी नहीं आएगी। ठीक है। ये और अगर डिपेंड हमने करेगा। एडवांस पेमेंट करी है जो कि यूजुअली होता है बिजनेसेस में, हम्म, तो तब वो आएगी हमारी उसमें। हाँ, तब तो फिर आपने एडवांस पे करा हुआ है तो आपके वो एसेट में हो गया ना, बेसिकली एडवांस पे किया है तो आपने बेसिकली अभी गुड्स आना है हाँ लेकिन आपने प्रीपे किया हुआ है, हाँ। ठीक है। तो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के तौर पे वो हाँ आपके एसेट में आके, करंट एसेट में आके बैठ जाएगा। करेक्ट, और एडवांस एसेट में इन्वेंट्री आ भी जाएगा। एसेट है, तो एक तरह से सेम बात हो गई, फिर माना जा रहा है इन्वेंट्री एक तरह से। हम्म, नहीं इन्वेंट्री नहीं मान रहे ना, फिर हमने जैसे नाम पे चढ़ा देते हैं कि जनरली मान लो गौतम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, और अ, क्या नाम है, प्रकाश मैन्युफैक्चरिंग वो है, फर्म है, ठीक है। एफएमसीजी में ऐसा अक्सर होता है। मतलब एचयूएल से आप सामान लोगे तो आपको प्रीपे करना होता है बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को। उनके हाँ अकाउंट चलते हैं और वो डिपॉजिट जमा करके आ रखे होते हैं एचयूएल के, या फिर एशियन पेंट्स के, या फिर ये क्या नाम है इसका, वरुण बेवरेजेस किसका बॉटलर है, शायद पेप्सी का या कोका कोला का, मैं कोका कोला हमेशा का है, कंफ्यूज कोका करता कोला। नहीं पेप्सी का है हूँ। वरुण। हाँ, मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूँ। तो ये लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर इनको प्रीपे करके रखते हैं, और अदर वे अराउंड जो दूसरे उसमें रहेगा, जैसे केआरबीएल के चावल हैं, उसमें वो लोग दे रहे होते हैं क्रेडिट पे कि ठीक है बिक जाए तो फिर क्या बोलते हैं तब दे देना। या कार में भी ऐसा होता है, कार में मारुति दे देती है आपको और क्रेडिट भी दे देती है, ठीक है अच्छा हमसे उधार ले लो, और बट जब बिक जाए तो फिर क्या बोलते हैं अपनी पेमेंट कर देना, और बीच का जो इंटरेस्ट है वो आधा आधा कर लेंगे। गॉट इट। ठीक है, तो तो वो सारा बेसिकली डिपेंड टर्म्स करता है एंड वही। कंडीशन पे ही डिपेंड करता है।
एंड वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। वो आपके क्वेश्चन में क्लियरली होगा, अगर ऐसी कुछ इतना ठीक टफ है क्वेश्चन देंगे नहीं, बट फिर भी आ गया तो वो क्लियरली बता रखा होगा आपके क्वेश्चन में कि क्या हिसाब किताब किया होगा। ठीक है, ठीक उसको है, हम डायरेक्टली एसेट बोल रहे हैं, प्रीपेड जो हमने कर दिया है, और जो बचा हुआ नहीं किया है, जो हमारा आगे गुड्स है, वो इन्वेंट्री बोल रहे हैं, मगर है वो भी इन्वेंट्री एसेट ही इनडायरेक्टली। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली सेम बात ही हो गई। नहीं हाँ, मतलब वैसे एसेट बोलो तो वैसे सेम बात होगी, बट हम्म प्रीपेड एक्सपेंसेस अलग कैटेगरी होती है, इन्वेंट्री अलग हम्म कैटेगरी ऑफ एसेट होती है, मतलब कैश अलग कैटेगरी ऑफ एसेट हो गई, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं आपके। तो उसमें अकाउंटेंट्स एसेट्स में को आप बहुत सारी कॉपियां बनाने का बहुत शौक होता है, हम्म लाइटर नोट पर हर चीज हम्म को अलग अलग लिखेंगे। समझ गई। ठीक है जी। तो अब हम हम्म आगे बढ़ते हैं कि आगे अब हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या हम्म क्या इंक्लूडेड होता है। अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ तो हमने वो ऑलरेडी वैसे कर लिया है कुछ हद तक डिस्कस। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो जाती है मेरी? कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये तो उस प्रोडक्ट के लिए मैंने अगर कोई परचेज की है तो, ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो जैसे शर्ट वाले केस में मेरा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ परचेज में रॉ मटेरियल मेरा फैब्रिक हो गया, राइट। तो वो प्लस उस फैब्रिक से शर्ट बनाने के उसमें जितनी भी मेरी कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, तो वो मेरी शर्ट की प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। हम्म पीरियड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो एक सर्टेन पीरियड को परटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड जनरली वो जिस पीरियड के में आपके मतलब एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, उसी पीरियड में आप उनको नोट भी कर लेते हो अपनी बुक्स में। ठीक है। अ, उसके अलावा अब हम चलते हैं कितने टाइप के हमारी मतलब कि, कितने मेथड्स होते हैं हमारे जो हम यूज करते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट को असाइन करने के। ठीक है, कि इन्वेंट्री कॉस्ट में निकालेंगे कैसे तो आपके पास दो तीन मेथड मतलब चार मेथड होते हैं। एक होता है आपके पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में कि आपको बिल टू बिल क्लैरिटी होती है कि आप जैसे आपने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री में लिखा 70 शर्ट्स मैंने मंगाई गौतम ट्रेडर से। ठीक है, 50 शर्ट्स मंगाई मैंने, अलग वैरायटी थी। ठीक है, तो वो अलग वैरायटी मैंने मंगाई प्रकाश ट्रेडर से। एंड 80 मंगा ली हमने रचिता ट्रेडर से। और ये बुक्स हैं पूजा ट्रेडर्स की। ठीक है, तो अब मेरा इनवॉइस स्पेसिफिक, गौतम की शर्ट्स हाई फाई क्वालिटी की होती हैं तो उनकी प्राइसिंग है 100। प्रकाश जी की शर्ट्स लेट्स से 80। एंड रचिता की जो शर्ट्स होती हैं, जो रचिता जिस टाइप की शर्ट्स बनाती है, वो 50 रुपी की होती है। तो पूजा के पास उसके ये इतनी इतनी इन्वेंट्री पड़ी है 70, 50 और 80 की एट दिस कॉस्ट। ठीक है, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में आपने क्योंकि ये तीनों टाइप अलग टाइप की शर्ट्स बनाते हैं, मान लो आपने सेल कर ली गौतम की शर्ट्स में से आपके पास अब 20 बची हैं। ठीक है, प्रकाश ट्रेडर्स की शर्ट में से आपके पास 10 बची हैं, रचिता ट्रेडर्स में से मान लो 30 बची हैं। तो आप क्योंकि स्पेसिफिक इनवॉइसिंग को ट्रेस कर पा रहे हो इसमें, तो आप इन्वेंट्री भी उसी पे ही वैल्यू करते हो बेसिकली। तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर है तो ऐसे आपकी हो जाएगी। ओके ठीक है, 2000 फॉर गौतम वाली शर्ट की एंड 800 फॉर प्रकाश जी वाली शर्ट की एंड 1500 फॉर रचिता वाली शर्ट्स की। तो ये आप ये पूजा की बुक में अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री 4300 की डिक्लेयर कर दें, लेट से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री थी मेरी। ठीक है,
तो ये होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मेथड। ये बस मैंने मेथड बता दिया है। अगर आप लोगों को मेथड समझ में आ गए तो इससे रिलेटेड गलती से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप बहुत आसानी से कर लोगे, राइट? क्योंकि बहुत स्पेसिफिक हो रहा है, बट क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का। नेक्स्ट मेरा मेथड होता है इन्वेंट्री वैल्यू करने का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यार इसको एक चीज बता दो, इस पे है क्या, मतलब क्वेश्चन टाइप क्या है कि क्या प्रिपेयर करो, बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, मतलब ये हम नहीं सीख नहीं, क्या रहे हैं बस ओवरऑल? आपको अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी होगी। जैसे आज हम कर रहे थे ना कि आपका प्रॉफिट कितना आया, कंपनी को कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, फीफो मेथड या लीफो मेथड, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी एंड टैक्स पेइंग वो। तो बेसिकली कैश फ्लोज हम वो कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट कैश फ्लो। कैश फ्लो से बाद वाला टॉपिक था जो इन्वेंट्री, ये हम वो कर रहे हैं, ओके। ठीक है? सो दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, मतलब इसका एज सच कोई वो नहीं है, मतलब कनेक्शन नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन आएगा, आ जाएगा तो, ठीक है? ओके। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये बेसिकली आपका तरीके होते हैं कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे आप अपने मेजर करते हो कि किस वैल्यू पे करते हो, ठीक है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या करते हैं आप इसमें, जैसे अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं, तो नहीं सेम नहीं, डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं कि अब फॉर एग्जांपल हम एक ही उससे मतलब मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं जिसमें आपकी सो गौतम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम उसी से ही डील करते हैं जनरली। तो उनका स्टॉक आ गया, आपने 100 शर्ट्स मंगाई, आप आपको प्राइसिंग मिली लेट से 100 रुपीज, ठीक है? फिर आपने 200 शर्ट्स का और ऑर्डर किया, गौतम ने कहा कि चलो आप ज्यादा दे रहे हो, मतलब ज्यादा शर्ट्स का ऑर्डर दे रहे हो, तो चलो मैं आपको ये 98 पे दे दूंगा, ठीक है? फिर आपने कहा कि 500 शर्ट्स की और रिक्वायरमेंट है, फिर ट्रेड डिस्काउंट मिलकर 95 पे मिल गया, ठीक है? ऐसे करके आपने अलग अलग टाइम पे इन्वेंट्री मंगाई थी। तो अब ऐसे में फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, जो इन्वेंट्री आपके पास पहले आके बैठी है वो ही पहले निकलेगी भी। यानी जब सेल आएगा, ठीक है, सेल करना होगा, तो सबसे पहले पूजा इनको निकालेंगे, ठीक है? ओके। इन वाली शर्ट्स को सबसे पहले आउट करेंगे, ठीक है? फिर अगर 100 शर्ट्स के बियॉन्ड ऑर्डर आया, लेट्स से 150 शर्ट्स का ऑर्डर आया, तो 150 शर्ट्स में 100 तो सबसे पहले ये चली गई और 50 फिर इसमें से चली जाएंगी, ठीक है? तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बच जाएगी? 150 शर्ट्स यहाँ से बच गई इंटू 98 के प्राइस पे, और 500 शर्ट्स और बच गई आपकी 95 के प्राइस पे, ठीक है? तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी एक्स 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 अमाउंट आया, ये आपका टोटल इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री बन गई, ठीक है? सिमिलरली लेट्स से 600 शर्ट्स का ऑर्डर आया था इन टोटल, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपकी ये चली गई 100 शर्ट्स, ठीक है? फिर आपकी 200 शर्ट्स चली गई और 300 शर्ट्स आपकी इसमें से भी चली गई। और प्रेफर्ड हमेशा फीफो ही होगा इन दिस केस, तो है ना? तो क्योंकि हमने क्वेश्चन में ही गिवन होगा ना कि फीफो मेथड से करो कैलकुलेट, ठीक है? अब तो ये हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड। अब अगला मेथड आता है लीफो, ठीक है? लीफो में क्या होता है? 95 पहले जाएगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? अब इसमें कैसे आप इन्वेंट्री अपनी वो करोगे, इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट में वही 600 का ऑर्डर आया हुआ है, अगर 600 शर्ट्स का, तो सबसे पहले आपकी ये वाली शर्ट्स 500। 500 शर्ट्स जो 95 के रेट पे थी, सबसे पहले वो वाली शर्ट्स आपकी चली जाएंगी। फिर उसके बाद 100 शर्ट्स और देनी है, तो वो आपका जो ये 200 शर्ट्स जो 98 के रेट पे थी उनमें से निकालोगे आप, ठीक है? तो अब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर मेरे को फिर से वैल्यूएशन करनी है कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितने का है, तो एक तो मेरा हो जाएगा 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 98, दूसरा मेरा 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 100। क्यों? क्योंकि हमने
लास्ट में जो आई उसको पहले आउट किया है अपनी इन्वेंट्री से, तो हम्म, ये मेरी, इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो अमाउंट आया ये मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मेथड हो गए। लास्ट मेथड है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्या करते हो, सेम इसी एग्जांपल को अगर हम उठाएं, तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ऑल टाइम मैं क्या करती हूँ, वेटेड एवरेज करके रख देती हूँ। ठीक है, हम्म तो मेरी शर्ट्स टोटल हो गई 800। हम्म ठीक है, और इसको इंटू इंटू करके जो भी आंसर आएगा, अगर कोई जल्दी से कर सकता है तो कर दो कैलकुलेटर। सबसे पहले वाला तो इजी है, 10,000। ठीक है, हम्म 100 इंटू 100, एंड हम्म देन उसके बाद 200 इंटू 98 आपकी हो गई 196। 19,600। हम्म ठीक है, थर्ड हो गई आपकी 500 इंटू 95, तो 500 47,500 47,500, एंड इन तीनों का टोटल मेरा हो जाएगा 19,600 प्लस 10,000, 77,100। और अब मेरी इन्वेंट वेटेड एवरेज करनी है, तो मैं इस पूरी वैल्यू को डिवाइडेड बाय मेरी टोटल ये जो क्वांटिटी थी 800 की, ठीक है, मैं इससे डिवाइड कर दूंगी 77,100 को डिवाइडेड बाय 96.375 वेरी गुड। तो 96.375 की मेरी इन्वेंट्री है। और अब क्योंकि मैं वेटेड एवरेज मेथड से चलती हूँ, तो मेरी 600 शर्ट्स गई, तो जो गई वो तो गई, मतलब उसकी भी वैल्यू वैसे 96,375 होगी, और जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है उसकी उसकी भी वैल्यूएशन सेम भी है। मेरी सेम हो जाएगी 96.375। मेक सेंस। ठीक है, तो ये मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये मेरे मतलब 4 टाइप के तरीके होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के। ठीक है। इसका इक्वेशन आप रिपीट कर दो वेटेड एवरेज का। पूजा, वुड यू लाइक टू ट्राई? हम्म ठीक है। सो इक्वेशन मतलब फॉर्मूला, मेथड यस तो मैं एक्सप्लेन कर ही सकती हूँ। फॉर्मूला ये बनेगा कि बेसिकली C1 Q1 प्लस C2 Q2 प्लस C3 Q3 जितने भी जा रहे हैं अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, which is मतलब cost of first good into quantity of first good plus cost of second good into quantity of second, ऐसे ओके, अपॉन में क्वांटिटी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी, टोटल Q1 प्लस क्वांटिटी। Q2 ओके प्लस Q3। बेसिकली ओके वेटेड एवरेज निकालने प्रकाश जी। ओके, ठीक है। ठीक है रचिता? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ओके। तो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की भी आपके ऊपर आपके ना एक थ्योरी होती है। ठीक है, अ, वो मैं थ्योरी अगर आप खुद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बेसिकली मार्क दो करवा दो कहाँ पे? इसी में, मतलब अब मैं बुक से पढ़ रही थी तो 199 पेज है, गुड इसमें नोट्स में? देखना पड़ेगा। नहीं, गुड नोट्स में तो देखना पड़ेगा कि कौन सा पेज। ये रहा अभी गया इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ऊपर गया। अभी था, हाँ ये रहा, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये पेज नंबर गुड नोट्स का 218 बन रहा है, 218 मैं लिख लेती हूँ। मतलब बुक का PDF चलेगा 218। ओके। गुड नोट्स क्या बुक के अंदर कोई सेक्शन है? The app which we use for PDFs and notes taking. ओके ठीक है, अब मैं चाह रही थी कि एक आधा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल। ठीक है, तो आज क्लास वाला भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे को और गौतम को तो नहीं आया था। ठीक है, आज अगर क्लास वाला ही करना है तो क्लास वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग क्लास वाले नहीं वाला, आए थे, लास्ट वाले तो आ गए थे। स्टार्टिंग वाला समझ में नहीं आ रहा था। गोल्डन वाला नहीं आया था वो तो आपको? यानी इन्वेंट्री वाला आ गया था।
राइट गौतम? इन्वेंट्री वाला हो गया था। यार मैंने तो सुन ही नहीं पा रही थी। आज आप पीछे बैठे थे क्या? हाँ बट मैम का नहीं समझ आता। हाँ, उनका थोड़ा सा अलग Sorry, we रहता are है। on recorded session. Please kindly refrain from saying all of that. Sorry. So हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं पूजा, हम क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। एक दिया हुआ है इसमें, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। So there is this company, Suman company, has the following inventory purchases and sales data for August. ठीक है, इन्वेंट्री 1 अगस्त 100 यूनिट्स एट 5 रुपी। फिर उन्होंने परचेजेस करी, यानी ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। 1 अगस्त को जब भी जो 500 भी हो होता गया है यहाँ पे। जनरली आपका ओपनिंग होता है, या फिर परचेजेस भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कोई ऑर्डर था जो इन ट्रेड था, लेकिन 1 अगस्त को वो सुबह सीधे रीच कर गया, तो ऐसा नहीं है। बट जनरली मतलब 1 अगस्त को ओपनिंग स्टॉक ही दिया होता है, बट परचेजेस भी हो सकते हैं। फिर परचेजेस फर्स्ट उन्होंने करी अगस्त हाँ, फिर परचेजेस करी 5 अगस्त को 600 यूनिट्स एट 6 रुपी। 11 अगस्त को परचेज करी 300 यूनिट्स एट 8 रुपीज। 23 अगस्त को 400 यूनिट्स परचेज करी एट 9 पर यूनिट। ठीक है, अब सेल्स देख रहे हैं हम। उन्होंने 9th ऑफ अगस्त को एक सेल करी थी 400 यूनिट्स की, 18th को सेल करी थी 500 यूनिट्स की, एंड 28th अगस्त को सेल करी थी 200 यूनिट्स की। ठीक है, तो अब क्या है आगे? द कंपनी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑन August 31 shows 300 यूनिट्स इन हैंड। ये 300 हम वैसे भी देख सकते हैं कि मेरी टोटल परचेजेस और ओपनिंग कितना था, 700, 1000, 1400। 1400 यूनिट्स मेरे हाथ में थी। ठीक है, और मैंने 400 और 500, 900, 1100, तो 1100 इन टोटल मैंने सेल करी है ये वाली। ठीक है, तो 300 मेरे मतलब हाथ में है क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी लिखी होती तो आप लोगों को कैसे जज करनी है वो मैंने बताया बस है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? कंप्यूट द ये कॉस्ट ऑफ रिपीट करना है दोबारा लास्ट वाला। मैं कह रही हूँ ये अगर लाइन आपकी 300 वाला नहीं है। द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑन 31st August shows 300 यूनिट्स ऑन हैंड, अगर ये वाला पार्ट नहीं भी लिखा होता क्वेश्चन में तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री और परचेजेस माइनस सेल बेसिकली आपका क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस आ जाएगा, राइट कर, ठीक है। कुछ नहीं है, ये बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ओपनिंग ठीक है। प्लस परचेज। हाँ ठीक है, Good. तो अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें करना है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड on August 31 and the cost of goods sold for August under each of the following method। तो तीनों मेथड FIFO, LIFO and weighted average cost of capital मेथड से आपको दो चीजें निकालनी है। एक, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है ऑन हैंड ऑन 31st अगस्त। ठीक है, दूसरा द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर अगस्त। ओह अच्छा। ठीक है, तो ये दोनों निकालने हैं। अब हम देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। तो पहले हमने यहाँ पे वही एक टेबल सी बना ली, हमने वहां पे लिख लिया पर मेरी बिगनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स, परचेजेस सारे रिकॉर्ड कर ली और 1400, यही मैथ जो अभी हमने करी थी। ठीक है, और वो मेरी कितनी कितनी वैल्यू पे है उसको हमने उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाँ, बिगनिंग इन्वेंट्री मेरी 5 पे थी, फिर मैंने 600 ऑर्डर की 6 पे, तो beginning inventory 100 into 5 500, then 600 units at 6 rupees 3600, 300 units at 8 rupees 2400, and 400 units at 9 rupees 3600। ठीक है, तो टोटल मेरी इन्वेंट्री 10,100 की है और यूनिट्स मेरी इन टोटल है 1400। बेसिकली ये क्या है मेरा, इसको मैं ऑल्टरनेटिवली क्या बोल सकती हूँ, इसको 10,000 को मैं बोल सकती हूँ कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट गुड्स अवेलेबल और फॉर सेल
सेल, सही। वेरी गुड। तो ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है 10,100 रुपीज के। अब फीफो मेथड अगर हम फॉलो करते हैं, ठीक है, ये तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए है। हाँ मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल जाएगा और हम्म वैसे तो क्लोजिंग इन्वेंटरी भी निकल जाएगी, ठीक है। अब फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो मेरी अगर मैं अगस्त मंथ की पूरी प्रिपेयर करूं तो मेरी लास्ट में कितनी बची है, 300 यूनिट्स बची हैं, राइट। क्योंकि 1400 मेरे पास थी और 1100 मैंने सेल करी है, तो मेरे पास लास्ट में, तो फीफो मेथड में बहुत ही सिंपल होता है मेरी क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करना, क्योंकि मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जो लास्ट 300 यूनिट बची हैं वो ऑब्वियसली मेरी लास्ट में से ही बची हैं। तो उसमें सबसे इजी होता है अपना 9 रुपए के रेट पे 300, तो 2700 का मेरा क्लोजिंग एंडिंग इन्वेंटरी आ गई, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ गुड्स, लॉन्गर मेथड वुड हैव बीन कि हम 1100 का कैलकुलेट करते कि 1100 कहाँ तक हुआ होगा। हाँ वो लॉन्गर, लेकिन करने की जरूरत सिर्फ आपको हाँ वेटेड एवरेज में पड़ेगी, फीफो लिफो ठीक है में नहीं पड़ती, वो जल्दी से हो जाता है फीफो लिफो, ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो लास्ट वाला हम्म, जो परचेज है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक वहीं से ही निकलता है। तो सीधा मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लगाई 27, ठीक है। ठीक है। अब मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो हमने अभी स्टेप 1 पे कैलकुलेट किया 10,100, माइनस हम्म मेरी एंडिंग इन्वेंट्री, जो भी मेरी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है। तो ये हो गई मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,400, ठीक है। हम्म इसमें कोई डाउट किसी को भी? नहीं। 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 Cool. अब Moving on. बेसिकली न्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बोल सकते हैं इनको एक तरह से, कौन से? जो जब नेक्स्ट दोबारा मंथ से बच अगस्त गए। से सितंबर में जाएंगे, हाँ, तो जब अगस्त से सितंबर में जाएंगे तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है ये आपकी ओपनिंग बन जाती है ना, हमने हम्म डिस्कस किया था ये अभी। तो ये ओपनिंग समझ। स्टॉक बन जाता है। तो अगर आप सितंबर मंथ की बात करोगे तो यस, 2700 विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है जी, ठीक है। हाँ हाँ, गॉट इट। ठीक है। तो हम्म अब हम आगे बढ़ते हैं, लीफो मेथड से अब हमें कैलकुलेट करना है। लीफो मेथड का क्या हमने फंडा बताया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम्म यानी कि जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो मेरी स्टार्टिंग वाले उससे जाएगी, राइट। हम्म स्टार्टिंग की जो इन्वेंटरी, क्योंकि लास्ट इन को तो मैं पहले ही बेच चुकी हूँ, तो अगर मेरे पास 1400 यूनिट थे तो उसमें से जो सबसे लास्ट के 1100 यूनिट मेरे पास आए थे वो तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। तो मेरे पास जो स्टार्टिंग के यूनिट्स हैं उनमें मेरी वैल्यू बनती है 100 यूनिट्स मेरे पास 5 रुपए पे पड़े थे, 200 यूनिट्स मेरे पास 6 रुपए पे पड़े थे, ठीक है। तो ये इसकी हो गई 500, ठीक है, और इसकी हो गई 1200, तो टोटल मेरा आ गया 17। हम्म तो ये मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, राइट, एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगेन। तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस एंडिंग इन्वेंट्री। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आया लीफो मेथड के हिसाब से, 8400, 8400। ठीक है। थर्ड हम्म है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। हम्म तो वेटेड एवरेज कॉस्ट में आप क्या करते हो, मैंने बताया था सेम ही रहेगा। तो आपने 10,100 डिवाइडेड बाय 1400 यूनिट्स थी आपकी, आपने एक रेट निकाल लिया, राइट, 7.21 आ रहा है, उसको सिंपल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग इन्वेंटरी से। परफेक्ट। तो एंडिंग इन्वेंटरी आपकी हो जाएगी 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 7.21 विच इज 2163, ठीक है। तो 2163 हो गया। अब इसमें आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर अगेन वैसे ही आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थे 10,100 माइनस एंडिंग इन्वेंटरी 2163, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 7937। And in all cases, weighted average cost will be then somewhere in between FIFO and LIFO. हाँ मतलब वो वेटेड एवरेज है, बस आप ये हाँ। समझ लो। वो वेटेड एवरेज वैसे इन लोगों ने वैसे बड़े इजी तरीके से किया हुआ है, ठीक है। मतलब
ओवरऑल पूरे अगस्त मंथ का, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम हम फॉलो करते हैं, तो पीरियोडिक में इन्होंने अगस्त मंथ का बोला है ओवरऑल करने के लिए। तो वेटेड एवरेज वहां दुख देने लगता है जहां पे आपका मान लो गुड आ रहा है गुड जा रहा है, वेटेड एवरेज निकालते रह जाओ। हम तो ग्रेजुएशन में हमें तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते थे अगस्त मंथ में। जैसे ये 1 अगस्त को मेरे पास ये था, 5th को आया, ठीक है, उसके बाद 1 और 5 के बाद 9th को सेल हो रही है, ठीक है। और अगर आपको वेटेड एवरेज करना है तो 5 और 6 का वेटेड एवरेज विद देयर रिस्पेक्टिव यूनिट निकालो और 9th को सेल करो पहले, ठीक है। फिर वो जो इन्वेंट्री जिस रेट पे पड़ी है उसको 11th और पे जो हमने नई परचेज करी उसके साथ नया वेटेड एवरेज निकालो, फिर 18th को जो सेल करी है उसको उस रेट पे बेचो। ऐसे बड़ी गंदी भसड़ वाले क्वेश्चन भी आते थे मतलब। समझ गई, मैथ्स ही है लेकिन वो तो। हाँ सारी मैथ ही है, हम्म मतलब अगर आपको हम्म कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम्म देयर इज नथिंग इन दिस दैट यू कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, ठीक ये है, क्लियर हो गया सब। थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए, अगर कोई डाउट होगा तो हम कल सुबह वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए कल सुबह 10 बजे वाली क्लास से पहले पहले, तो मैं बच जाऊंगी और आप लोगों को पेपर में देखना पड़ेगा आपको, तो ये ठीक है। बता दो कहाँ है क्वेश्चन, एक बार ही वो बता सकते हो अगर आप स्क्रीन शेयर करके आगे वाले। मस्त हाँ में ये ना प्रॉब्लम्स में है, ये नहीं प्रॉब्लम्स, जितनी मर्जी प्रॉब्लम देख लो आपकी बुक में भरी पड़ी है प्रॉब्लम्स। चैप्टर बताओ कौन मत। सा है यार अगेन? 5th है ये 5th है। 5th चैप्टर, ओके। वैसे सेशन रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दिया, तो मैं कर बोल दिया सकती हूँ गुड मॉर्निंग पूजा। यार, चैप्टर नंबर तो नहीं बात करी हमने। फिफ्थ। हाँ, स्टार्टिंग में बोला था, वैसे मैंने फर्स्ट लाइन मेरी यही थी रिकॉर्डिंग शुरू फर्स्ट करने लाइन तो इग्नोर एक करनी ये होती है। बहुत ही बसट कैलकुलेशन होती है, सेम डे सेल करो वेल करो। ये तो बहुत इजी निकला, क्लास में एक शब्द नहीं समझ आ अरे रहा था नहीं, ये यार। वाला क्या इजी था, पूजा इससे पहले रिकॉर्डेड वाला सेशन पे मुश्किल है। प्लीज मैम के लिए कुछ मत बोला करो यार आगे से यार। हाँ, मैं अभी ये एडिट नहीं करूंगी, बहुत टाइम लगता है एडिट वेडिट करके फिर अपलोड ठीक है। बोलना ठीक नहीं है। चाहते बट कई बार क्या करें, हम बह जाते हाँ हैं क्या भावनाएं मैं करें। समझती हूँ सबकी, मुझे खुद को सोचो, मैं तो कॉमर्स से हूँ, मुझे खुद को एफर्ट मारना पड़ता है मैम की भावनाओं को समझने में। अलग ही ऊपर लेवल से है वो वो। पेन वाला स्टाइल उनका और अलग बजाने का, तो मेरे सारी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है। टक क्या? टक टक टक। कौन सा वो स्टाइल? टक 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 पोडियम पे बजाते हैं ना, वो पेन पोडियम पे बजाती है। पेन बजाती है ना वो। लिसन, सुनो। लिसन, साइलेंस। ओह, हाँ, अच्छा, उससे आपका क्या मतलब, आपको क्या होता ये है तो प्रॉब्लम? साउंड के मुझे ऊपर ही तो इरिटेटिंग लगता है ना वो बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, पेट पे ओके होगा ओके, ना दैट वे। प्रकाश। हाँ, दैट वे तो आई। ठीक है, हाँ। सुबह क्या पढ़ा रहे हो? सुबह अब यार मैं फिर मतलब अगर हम 10 बजे क्लास कर रहे हैं 10 to 12, तो देन आई कैन टीच रेशियोज। ठीक है। अच्छा, ओके। कल रेशियोज ना हमारी कोई अभी जल्दी रात की के लिए क्लास है हैवी हो क्या? जाता है। कल कोई जल्दी तो नहीं है ना क्लास, वो जो 2 डिस्कशन बजे है चल ना रहा था कल, कहते। कल क्लास अच्छा 2 बजे वो ना, तो ठीक ढाई है। 10 ढाई से बजे 12 ब्रो, ढाई ढाई। अच्छा 2:30 है तो हम कल ढाई 10 वो। से 12 मिलते हैं, ओके। ठीक है। ठीक। मतलब गौतम आपका फर्स्ट सेशन है, मैं वैसे बता दूं, मतलब ऐसे नहीं होता कि सबको मैंडेटरली आना ही आना है, जिसकी इच्छा है या जिसका टाइम टेबल अलाउ करता है वो आ जाते हैं, बाकी लोग रिकॉर्डेड सेशन सुन लेते हैं, वो भी उनकी इच्छा पे ही निर्भर, उसमें भी कोई वो नहीं है, ठीक है। बस हाँ ये है कि एक सेशन होने के बाद उसको रिपीट नहीं करते मैं जनरली, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो आपको टाइम टेबल अपडेट कहाँ पे फोरकास्ट आता है? मैं जनरली बता ही देती हूँ, मतलब मैसेज करके बता देती हूँ कि 10 to 12 है। तो अभी तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बता ही दिया है 10 to 12 है। ठीक है जी, कल करेंगे रेशियोज। डन ओके डन जी, डन। थैंक यू। चलो आज का थैंक ये यू, अच्छा गुड रिवाइज हो नाइट। गया, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। हेलो। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ जी प्रकाश जी कुछ कह रहे थे क्या? अरे मेरा वो एयरपोर्ट कान से निकल के गिर गया था, तो क्या बोला आपने वो सुनाई नहीं दिया, लास्ट तक यही सुनाई दिया था, मैसेज करके बता देती हूँ उसके बाद से। अच्छा ध्यान। बस कल 10 to 12 रेशियोज करेंगे, अगर आप आना चाहें तो प्लीज जरूर आना।
ठीक है। हाँ, मैं भूल नहीं गया। कई बार तो ये होता है ना, ये मैं जो व्हाट्सएप के ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं, अब वो आपने काम की बात बोली ऊपर, आप अभी अलार्म और लगा के सो जाओ प्रकाश जी, ठीक है। 40 मैसेजेस के बाद पता चल रहा है, मतलब कि वो तो मिस हो गया काम की बात तो। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, आप मैं इसको मूव नहीं करूंगी, किया तो आपको स्पेशली कॉल कर दूंगी। अभी के लिए हाँ, आप अलार्म लगा के 10 से 12, ठीक। हाँ, हाँ, ओके, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट गुड ऑल। नाइट।